जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हिंदी गद्य के विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके विकास से क्या क्या हुआ, हिंदी गद्य क्या है, हिंदी में क्या क्या होती हैं और कहाँ से कहाँ तक ये पहुँचा, सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप कोई सी भी स्टैंडर्ड में हो, अगर आप हिंदी से रिलेट करते हैं, हिंदी से आपका एक सब्जेक्ट है या फिर नहीं भी है, आपकी मातृभाषा है, तो जानिए कि हिंदी का कैसे विकास हुआ। तो शुरू करते हैं। तो हिंदी गद्य है, तो गद्य पहले जानते हैं कि ये गद्य क्या है। तो देखिए, गद्य क्या है? छंद ताल एवं लय, छंद ताल लय एवं तुकबंदी से मुक्त जो विचार होता है, एक वाक्य में आप उसको पिरो देते हैं तो उस रचना को गद्य कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप छंद ताल और लय और एक तुकबंदी होता है, इससे मुक्त जो विचार पूर्ण होती है, इस विचार से आप एक वाक्य को रचते हैं, तो उस रचना को गद्य कहते हैं। देखिए, जो गद्य शब्द है ये गद्य धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। जो गद्य का अर्थ होता है, ये क्या होता है? बोलना या कहना। गद्य का क्या अर्थ होता है? बोलना। गद्य का क्या अर्थ होता है? बोलना या कहना। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं हिंदी। हिंदी अगर आप किसी को बोलते हैं तो या आप गद्य में या फिर आप पद्य में बोलेंगे। पद्य में तो कम ही, लेकिन गद्य में आप बोलते हैं। गद्य का अर्थ होता है 4-5 लाइनों का एक वाक्यांश। तो पहले जानते हैं कि जो गद्य और पद्य होता है, इसमें अंतर क्या होता है, क्योंकि गद्य पद्य दो चीज़ है ही। हिंदी साहित्य को डिफाइन करने के लिए दो ही आपके पास चीज़ हैं, एक है गद्य साहित्य, एक है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य को आप काव्य साहित्य भी कहते हैं, यानी कि कविता वाली श्रेणी। तो जानिए कि गद्य पद्य में क्या अंतर है, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो जो गद्य होता है, इसका जो विषय होता है ये विचार प्रधान होता है, आप सोच विचार किसी चीज़ को लिखते हैं। और जो पद्य होता है, इसका जो विषय होता है ये होता है भाव प्रधान। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो गद्य होता है ये विचार प्रधान को महत्व देता है, क्योंकि जो विचार प्रधान होता है इसमें सोच विचार आप कर लिखते हैं कि इसका क्या तर्क है, पूरा सब कुछ आप लिखते हैं। लेकिन जो पद्य होता है, इसमें आप भावों के अनुसार अपने दिल के भावों को, यहाँ देखते हो कि बारिशों पर लिखा जाता है और फसलों पर लिखा जाता है, मौसमों पर लिखा जाता है, काल्पनिक चीज़ों पर लिखा जाता है। तो ये जो होता है ये भाव प्रधान होता है। तो आशा करते हैं आपको गद्य और पद्य में अंतर समझ में आ गया होगा। आपके जितने भी इतिहास, भूगोल और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सारे गद्य के माध्यम से ही लिखे होते हैं। इसमें सारे चीज़ों में जो प्रधान होता है ये विचार प्रधान होता है, सब पर विचार करके लिखा जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि गद्य पद्य में क्या अंतर है और गद्य क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे गद्य का विकास हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गद्य हिंदी साहित्य के गद्य को विकास करने में क्या महत्व है, मतलब कि इसकी क्या उपयोगिता है। तो विषय एवं परिस्थितियों के अनुरूप शब्दों का सही स्थान निर्धारित करना कि क्या सही शब्दों का सही स्थान है, एवं वाक्यों को उचित योजना के रूप में अंतर्गत रखना गद्य की उत्तम कसौटी है। तो गद्य का मतलब ये है। अब देखिए, जो गद्य का जो विकास हुआ, इसके आविर्भाव में बहुत विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ मानते हैं कि ये 10वीं शताब्दी से इसका विकास हुआ, लेकिन कुछ मानते हैं कि 13वीं शताब्दी में राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हमें गद्य का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। तो इस पर ज़्यादा वोटिंग मिला और 13वीं शताब्दी से हिंदी गद्य को माना गया। तो आप देखते हैं कि 13वीं शताब्दी से क्या क्या हुआ और एक एक युग में कितने युग में बांटा गया और एक एक युग में कौन कौन से राइटर्स फेमस थे और कौन कौन से इनकी पत्रिकाएं थी, कौन कौन से रचनाएं थे, सारा कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है, इसका नाम है, इस युग का नाम है, 6 युगों में ये बांटा गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, 6 युगों में बांटा गया है। पहले युग का नाम है पूर्व भरतेंद्र युग अथवा प्राचीन युग, क्योंकि जब 1868 में जब भरतेंदु हरिश्चंद्र आए तो इनके बाद से ही हिंदी गद्य का ज़्यादा विकास होने लगा। इसलिए जो 13वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ और यहाँ तक 1868 तक इन्होंने पूर्व प्राचीन भरतेंदु युग के नाम से इसको दे दिया। तो देखते हैं कि पूर्व जो भरतेंद्र युग है, इसे आप प्राचीन युग भी कहते हैं। ये किस शताब्दी से? तो 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक, यहाँ तक आपको मानना है। लेकिन कहीं कहीं किताबों में आपने देखा होगा कि 1850 भी लिखा है, लेकिन ये जो सही मायनों में इसका डिफिनेशन है ये 1868 तक है। बहुत सारी किताबों में आपको 1850 भी मिलेगा, तो ये मत देखिए, 1868 तक इसका है। तो पूर्व भरतेंद्र युग 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक। अब आइए देखते हैं कुछ राइटर्स। इसमें जैसे राइटर्स का नाम लिया जाए तो
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ पंडित पंडित दामोदर शर्मा हैं। और भी बहुत सारे राइटर्स का योगदान रहा। इसमें जो भाषा का विकास हुआ, भाषा थी ब्रज भाषा, खड़ी बोली और राजस्थानी गद्य का इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसके बाद आइए बात करते हैं राजस्थानी या फिर इस कह लीजिए कि ये पूरे युग में जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी ये क्या थी, तो रानी केतकी की कहानी, और जो आपका है आराधना और अतिचार, नौकार, ये सारे जो रचनाएं हैं इनको ज़्यादा महत्व दिया गया। एक और रचना है जिसका नाम है धनपाल कथा। तो ये प्राचीन भरतेंदु युग से इतने सारे चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट युग हिंदी गद्य के नज़रिए से। दूसरा आपका आता है भरतेंदु युग। भरतेंदु युग सन 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कोई सी भी ईयर में ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कब से कब तक है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही किस राइटर की रही, किस कवि की रही, तो भरतेंदु युग, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम है, जिनके नाम पर ये युग रखा गया। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई 1850 ईस्वी में। इन्होंने 35 साल का आयु अब इस धरती पर गुजारा, लेकिन 35 साल की आयु में इन्होंने बहुत कुछ करके दिखा दिया जिससे एक युग इनके नाम से बन गया। तो इन एक युग क्या दो युग इन्होंने बनाया, पूर्व भरतेंदु युग और भरतेंदु युग। तो देखते हैं कि आप लोग को पता होगा कक्षा 10वीं के चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में कि इन्होंने घर पर ही सारे भाषाओं का अध्ययन किया। माता पिता के गुजर जाने के बाद बहुत सारे आर्थिक क्रियाओं के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो आगे देखते हैं कि इसमें जो राइटर्स हैं जैसे कि बाल भट्ट कृष्ण जो हैं, बाल भट्ट कृष्ण हैं जिनका जन्म 1844 में हुआ था, 1914 में। बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको केवल बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन से राइटर्स हुए। प्रताप नारायण मिश्र हो गए, राधाचरण गोस्वामी हो गए, बद्रीनाथ नारायण चौधरी जिन्हें प्रेमगन भी कहा जाता है, ठाकुर जनमोहन सिंह हो गए, राधा कृष्ण दास हो गए, किशोरी लाल गोस्वामी हो गए, आदि राइटर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसमें भाषा की बात करते हैं तो उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया। तो ये हो गया आपका। इसमें अगर अब बात करते हैं कि कौन सी रचनाएं फेमस हुई, तो इसमें आनंद कादम्बनी और भी बहुत सारी रचनाएं जैसे कुछ भरतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, आपका भारत जननी हो गया, दुर्बल बंधु हो गया, भारत दुर्दशा हो गया, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेम जोगणी, और बहुत सारे रचनाएं हैं। और इसमें आइए बात करते हैं तीसरे युग के बारे में जिसका नाम है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का कार्यकाल 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला। तो इसके सबसे बड़े हीरो जो हैं जिनके नाम पर ये पड़ा उनका नाम है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ। देखिए सन 1900 ईस्वी तक भरतेंदु युग की समाप्ति मानी जाती है तथा सन 1900 से लेकर 1922 तक अर्थात शताब्दी के प्रथम चरण को हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के रूप में माना जाता है। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ राइटर्स का। जैसे राइटर्स में आते हैं गोविंद नारायण मिश्र, पदम सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बापू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और चंद्र शर्माधर गुलेरी, पद्मलाल पुनालाल बख्शी आदि महान राइटर्स इसमें शामिल हैं। आइए बात करते हैं कि इसमें पत्रिकाएं कितनी शामिल हुई। तो सबसे ज़्यादा पत्रिकाएं इस युग में शामिल हैं, जैसे सरस्वती पत्रिका, इसके अतिरिक्त इंदु पत्रिका, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा, माधुरी जैसी पत्रिकाएं इसमें प्रकाशित हुई। आइए इसमें बहुत सी रचनाएं भी शामिल हैं, जैसे तत्सम प्रधान, समाज बहुल, सूचना प्रधान और चंद्र शर्माधर गुलेरी की गणेश शंकर, और भी बहुत सारे रचनाएं हैं जो कि फेमस हैं। अब जल्दी क्यों हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि हम
आपको प्रश्न की ओर ले जा सकें, क्योंकि इसके बाद आपके प्रश्न आने वाले हैं जो कि ऑप्टिकल होंगे, तो उसका जवाब आपको देना है अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं उसी पर पूरा। इससे पहले इसका पार्ट 1 बन चुका है, इसको बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं, क्लास 11th के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आइए बात करते हैं चौथे युग के बारे में, जिसका नाम है शुक्ल युग या छायावादी युग, जिसका कार्यकाल रहा 1922 से लेकर 1968 ईस्वी तक। देखिए, ये जो काल हुआ, ये जो युग हुआ, इसमें जो राइटर्स निकले, इन्होंने देश के लिए, देश में क्रांति हो रही है उसके लिए, देश को कैसे सुधारना है उसके लिए इन्होंने रचनाएं लिखी। क्योंकि जब देखिए 1922 तक हुआ, तो जब 1919 में जो पंजाब वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा, उसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। तो 1920 में गांधी जी ने व्यापक आंदोलन था इसे आरंभ किया था, किंतु 2 वर्ष के बाद यह जो आंदोलन था इसी सब कारणों से स्थगित कर दिया गया था। ताकि क्योंकि कुछ लोग जब यहाँ हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इससे बहुत लोग ऑफेंड हो गए और गांधी जी के नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वायलेंस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया था। तो इस युग में बहुत सारे राइटर्स निकले जिन्होंने देश के लिए अपने कृतियों को लिखा और फेमस हुए। जैसे कि राइटर्स की बात करते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा जी हैं इसमें, और निराला भी हैं, नंदलाल वाजपेयी भी हैं, बेचन शर्मा भी हैं, शिवपूड़ भी हैं, महाराज कुमार भी हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह भी हैं। तो बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने देश के लिए लिखा इसमें और क्रांति लाने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं 5वें युग के बारे में, शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। इसका कार्यकाल 1938 से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा, यानी कि हमारा देश जब तक आज़ाद नहीं हो गया था तब तक था ये दोनों आंदोलन चलाए गए थे। ये दोनों जो काल बने, इसमें जो राइटर्स निकले इन्होंने देश के लिए लिखा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये युग है, सन 1936 के बाद देश की जो स्थिति थी तेज़ी से परिवर्तन आया। इसमें जो कांग्रेस थी 1937 में, कांग्रेस ने पूरे देश में अपना जाल फैला लिया था। इसके 6 प्रांतों में इनका मंत्रिमंडल भी बनाया गया। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि 1939 में ही 1938 में शुरू हुआ, तब तक कांग्रेस ने बनाया अपना जो 6 प्रांतों में, लेकिन तुरंत ही चालू हो गया विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने के कारण जो कांग्रेस ने थे, इन्होंने सपोर्ट के लिए इंग्लैंड को कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड भी शामिल था। लेकिन जो यहाँ के लोग थे ये उसके लिए तैयार नहीं थे। और इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसका उद्देश्य भी असफल रहा। इसके बाद लास्ट जो आंदोलन चलाया गया, ये आंदोलन चलाया गया था, और इसी वर्ष यानी कि 1942 में ही भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव किया गया। इसके बाद 1945 में महायुद्ध समाप्त हुआ, और महायुद्ध का क्या तात्पर्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और 1947 में जब ये समाप्त हो गया तो भारत आज़ाद हो गया था। इसमें जो राइटर्स निकले जैसे कि यशपाल, उपेंद्र अशोक, भगवती शरण शर्मा और अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र और अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञे, नगेंद्र, रामवृक्ष, रामधारी सिंह दिनकर और बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनापुरी और बनारसी दास चतुर्वेदी, और बहुत सारे राइटर्स जैसे भगवत शरण उपाध्याय, इन्होंने लिखा और देश के लिए अपना योगदान दिया। और भी बहुत सारे इनके फेमस है इसके अलावा भी। लेकिन इस जो 2 युग थे, इसमें भारत के लोगों ने, भारत के राइटर्स ने सब मिलकर देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आशा करते हैं ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं 6वें युग के बारे में, जिसका नाम है स्वतंत्रोत्तर युग, जिसका कार्यकाल 1947 से अब तक चला आ रहा है। क्योंकि अब राइटर्स नहीं बन रहे हैं लोग मॉडर्न ज़माना में जीने लगे, बहुत सब कम राइटर्स हो गए। आप देखते होंगे, आप किताबें पढ़ते होंगे तो देखते होंगे ये राइटर हैं, इनका जन्म हुआ था 1600 से लेकर 1800-1900 ईस्वी तक, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 1900 ईस्वी तक। बहुत ही कम राइटर्स हैं जो कि अब आ रहे हैं निकल कर, क्योंकि लोग राइटर नहीं बनना चाहते हैं, लोग बड़े बड़े आदमी बनना चाहते हैं। लोग को पैसा चाहिए। पहले क्या होता था, इसमें पैसा नहीं, इनमें फेम मिलता था। लोग पढ़ना पसंद करते थे, लिखना पसंद करते थे, सुनना पसंद करते थे। आज के ज़माने में क्या है, लोग भाग रहे हैं इधर उधर पैसे के पीछे, इसमें कोई धैर्य नहीं है। तो
धैर्य नहीं है तो राइटर्स नहीं बनेंगे। बहुत कम राइटर बन रहे हैं, ऐसा ऐसा बात नहीं है कि राइटर्स नहीं हैं, है राइटर्स। लेकिन अगर आप राइटिंग का स्किल करना चाहते हैं, आप राइटिंग लिखना आपको पसंद है, तो लोग कहेंगे आपको ये क्या कर रहा है, इससे तेरी ज़िंदगी बनेगी। सेटिस्फैक्शन लोग नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ लोग पैसा देखते हैं, इसलिए राइटर्स कम होते चले आ रहे हैं। और इसी का कारण है, इसी का नतीजा है कि 1947 से लेकर अभी तक कोई ऐसे राइटर नहीं आए जिनके बाद इसके बाद युग बन सके, कोई किसी के नाम पे युग बन सके। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 35 वर्ष की आयु में इतनी परिस्थितियों को झेलते हुए भी इतनी रचनाएं लिखी और उनके नाम से 2-2 युग बनाए गए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम से एक युग बना, 22 साल तक उनका कार्यकाल चला। यहाँ लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए मरे पड़े जा रहे हैं, 10 साल 5 साल कार्यकाल तो उनका काल हुआ करता था। आज भी लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, क्यों? उनके नाम से। उस बीच में कितनी बहुत सारे आए होंगे बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, लेकिन उनका नाम अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका नाम हो। नाम करना है तो ये सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। जैसे कि आज एग्जाम्पल थ्रू अगर आप इस मॉडर्न ज़माने में भी ले रहे हैं तो APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए उदाहरण के रूप में। मैं आपको ये सारी थ्योरी क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको हिंदी के बारे में थोड़ा जानकारी मिले और आप जागरूक हो सकें। तो जैसे कि अब्दुल कलाम थे, अब्दुल कलाम ने जब वहाँ इन्हें नासा वालों ने बुलाया तो पैसा ये ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन इन्होंने पैसे को नहीं देखा। इन्होंने देखा कि अपने देश के लिए काम करना है और चले आए। कितनी मिसाइलें लॉन्च की, देश के प्रेसिडेंट भी बने। तो जो लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं वो सदा के लिए रह जाते हैं इस दुनिया में और अमर होकर उनका नाम होता है। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए, केवल पैसे के पीछे मत भागिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मानता हूँ पैसा है, कहीं कहीं पैसा, कहीं कहीं नहीं, समझ लीजिए कहीं कहीं ऐसे है जहाँ पैसा नहीं चलता है, बाकी सब जगह पैसा चलता है। पैसा भी ज़रूरी है, तो पैसा उतना कमाइए। क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ, आप ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, लेकिन सुन लीजिए, फैक्ट बातें हैं। यहाँ अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, अगर आप उतना ही कमा ले जाते हैं जिससे कि आप पूरा संतुष्ट हो जाएं, आपके परिवार चल सके, आप जो भी थोड़ा बहुत करना चाहते हैं वो कर सकें, तो यहाँ आपको लोग कहेंगे कि ये ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हुआ। भले ही आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जो ये चीज़ें बना रहे हैं आप अपने अंदर कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ये सब आप अपने अंदर की इच्छाओं को निकाल कर आप उसको बना रहे हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं मिलेगा तो मैं सफल नहीं हूँ ज़िंदगी में। तो इसको सब छोड़िए, सेटिस्फैक्शन की ओर भागिए, क्योंकि सेटिस्फैक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन मनी। आपके पास कितना ही पैसा हो जाए, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर बेकार है, वो सारे पैसों का खर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारा हो गया भाषण। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद हम क्या पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद आपका आगे चलेगा यानी कि क्या, कि इससे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतने भाषणों के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, मुझे हिंदी पढ़ने में मज़ा आता है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, मैं वीडियो डालता हूँ। अब मेरे व्यूज भी नहीं आते हैं, लेकिन मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। मुझे पैसा भी इससे नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर पढ़ने में मज़ा आता है तो आप पढ़िए, सेटिस्फैक्शन आपको जहाँ मिले वहाँ जाइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।